हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। जैसा कि आपने देखा है कि हम प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं, जिसके अंदर ये 6 नंबर की क्लास हम कर रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लीजिए सर, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। हमने लगभग लगभग 1 से लगाकर 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 151 नंबर के क्वेश्चन से। ठीक है, इस 151 नंबर के क्वेश्चन से अगर मैं शुरुआत करूं तो आपको यहां पे मैं टाइमर देता हुआ चलूंगा। 20 सेकंड का हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम रहेगा। पहले क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा समय मिलता है स्टार्ट करने के लिए। लीजिए सर, 151 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। समय आपका एंड हुआ कि सर इन ए आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश द वर्क, कि जब मैंने मेरा काम फिनिश किया था। तो उसके बाद में आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ एंड स्लिप्ड आउट, और चला गया अननोटिस्ड, किसी को बताए हुए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सर, हमारा जो एरर बनेगा वो बनेगा सर इन एन आर एच ओ यू आर अपस्ट्रफी एस और टाइम। सिंगुलर नाउन आने पर हमें अपस्ट्रफी एस का यूज करना पड़ता है। हम बात कर चुके हैं टाइम के लिए, वेट के लिए, है ना, और मनी के लिए सिंगुलर होने पर अपस्ट्रफी एस लगाते हैं अगर दूसरा नाउन जोड़ना होता है तो। और अगर यही चीज प्लूरल होती है तो हमें अपस्ट्रफी ही लगाना पड़ता है। अभी हमने देखा कि सर इसको हम आर बोलते हैं, आ अ और र, इसको हम आर बोलते हैं। तो यहां पर एक का एरर था, इसका मतलब पहले ही पार्ट में हमारा एरर हो गया बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, आपने कर लिया होगा। आइए शुरू करते हैं कि सर द हैप्पीएस्ट मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन। देखो कितनी प्यारी बात कही गई है आजकल के माहौल को देखते हुए कि द हैप्पीएस्ट मैरिज, सबसे अच्छी खुशी, सबसे अच्छी मैरिज जो है वो क्या होगी। द हैप्पीएस्ट मैरिज, सबसे अच्छी मैरिज क्या होगी, जब ए यूनियन, एक संगठन हो, ऑफ ए डेफ, एक बहरे मैन का, है ना, एक बहरे व्यक्ति का, टू अ ब्लाइंड वुमन, एक अंधी औरत के साथ में, है ना, किसके साथ में, अंधी औरत के साथ में। आदमी तो बहरा हो, औरत अंधी हो, मतलब औरत व्यक्ति की कमियां ना देखे और व्यक्ति उस औरत की ची 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 ना सुने। तो भैया ये मैरिज आपकी बहुत हैप्पीएस्ट मैरिज होगी, ऐसा अंग्रेज लोग भी कहते हैं। वैसे जनरली मैं आपको बताऊं तो भैया यहाँ पे ऑफ का फ्रेज था, तो यहाँ ए ना आकर के आएगा, द आएगा। द यूनियन ऑफ अ डेफ मैन, द यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन, क्योंकि एक पर्टिकुलर विशेष बात बताई जा रही है, इसलिए हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो होगा सर द यूनियन ऑफ, क्या होगा, द यूनियन ऑफ, और फिर उसके बाद में ए डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन। ठीक है, ए डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन, तो द यूनियन ऑफ आपको करना होगा। लीजिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए टाइम एंड हुआ कि सर ही इज, ये क्या हुआ, चलो कोई नहीं। ही इज अ डिलेमा, ही इज अ डिलेमा, ही इज इन डिलेमा वेदर ही शुड गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन और स्टे इन इंडिया टू सपोर्ट हिज फादर्स बिजनेस। कितनी प्यारी बात है कि सर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, वो थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन में है कि ही शुड गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, कि उसको विदेश जाना चाहिए अपनी आगे की ऊंची पढ़ाई के लिए, या फिर स्टे इन इंडिया, भारत में रुककर अपने पिताजी के बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए। वो सपोर्ट करे अपने पिताजी के बिजनेस को या फिर वो विदेश जाए, इस डिलेमा में है। भैया यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा वर्ड आया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक फ्रेज आ रहा है, इन
अ डिलेमा, इन अ DILE ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, डिलेमा की याद रखिएगा। तो सर इन अ डिलेमा ये फिक्स फ्रेज है, यहाँ ए की गलती थी, ए नहीं होने की वजह से एरर हो गया। इन अ डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना। क्या होना भैया? कंफ्यूज्ड होना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इन अ डिलेमा मतलब कंफ्यूज्ड होना। लो जी सर 154, 154। लीजिए सर, बात करते हैं कि सर इट इज ट्रू दैट, ये एकदम सही बात है। इट इज ट्रू दैट, ये एकदम सही बात है कि यू हैव लॉस्ट, तुमने खो दिया है, ऑल द मनी, तुमने सारा का सारा आप अपना धन खो दिया है, ऑल द मनी, जो मनी तुमने कमाई थी वो तुमने खो दी है। यू अर्न, जो मनी तुमने कमाई थी वो तुमने खो दी है। लेकिन 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 बट का यूज कब करते हैं? जब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट हो, मतलब कुल मिलाकर। तो यहां पर बोला जा रहा है कि तुमने जो भी पैसा कमाया वो खो दिया। कितनी बड़ी बात है, पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगाती और वो पैसा तुम्हारा लॉस्ट हो गया, शेयर मार्केट में डूब गया, तुम्हारी क्या हालत होगी। लेकिन अब लेकिन बोलते ही है कि उसकी हालत खराब होनी चाहिए थी बट हुई नहीं। बट लेकिन यू हैड बेटर, ये कितनी अच्छी बात है, हेड बेटर, ये कितनी अच्छी बात है, नॉट लूज ए हार्ट, तुमने अपना हृदय, तुमने अपना हृदय, हृदय मतलब डिटर्मिनेशन। तो भैया यहाँ एरर है लूज हार्ट का, LOSE, लूज ए हार्ट नहीं होता है, ये फ्रेज है फिक्स, लूज हार्ट होता है। लूज हार्ट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। लूज हार्ट, हार्ट नहीं, लूज हार्ट, हार्ट खो जाना मतलब डिटर्मिनेशन की धज्जियां उड़ जाना। तो यू हैड बेटर नॉट लूज ए हार्ट, तुमने अपना हृदय, अपना डिटर्मिनेशन नहीं खोया, तुमने अपना डिटर्मिनेशन नहीं खोया। तो हमारा आंसर हो जाएगा लूज हार्ट। कितना प्यारा क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट, लूज हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट। लीजिए सर, हमारा ये टाइम हुआ एंड। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें देखना है क्या होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं कि सर द चाइल्ड हैड बीन अ ब्लाइंड सिंस बर्थ, कि सर बच्चा जो है हैड बीन रहा, अ ब्लाइंड अंधा रहा, सिंस बर्थ अपने जन्म से, मतलब बच्चा अपने जन्म से ही क्या है, अंधा है। और इट्स पेरेंट्स, इस बच्चे के जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स क्या है भैया, पुअर है। कहाँ गलती हुई भैया? यहाँ जो गलती है वो है अ ब्लाइंड। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अ ब्लाइंड, अ ब्लाइंड का मतलब होता है एक अंधा, कि द चाइल्ड हैड बीन अ ब्लाइंड, बच्चा जन्म से एक अंधा रहा। तो एक अंधा ना होकर यहां जो आंसर होगा वो आंसर होगा अंधा रहा, केवल ब्लाइंड, BLIND। यहां ये जो ए आपको दिखाई दे रहा है ये ए का एरर है। द चाइल्ड हैड बीन ब्लाइंड, बच्चा हैड बीन ब्लाइंड, बच्चा क्या रहा, हैड बीन ब्लाइंड, बच्चा ब्लाइंड रहा, बच्चा अंधा रहा जन्म से, सिंस बर्थ, जन्म से ही अंधा रहा। फिर हमें बताया जा रहा है एंड इट्स पेरेंट, जो इसके पेरेंट्स है वो क्या है, पुअर है। 156 स्टार्ट। 156 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए फटाफट से 156। लो टाइम एंड हुआ कि सर लेटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बस बट ऑल्सो टू रीड। इसमें यह बताया जा रहा है कि सर लेटिन भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको न केवल लिखने में बल्कि पढ़ने में भी बहुत टफ लगती है वो। तो ये कॉन्सेप्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो हमने देखा यहाँ पे नॉट ओनली भी लिखा हुआ है और नॉट ओनली का जो जोड़ा आता है बट ऑल्सो, वो बट ऑल्सो भी हमें यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। नॉट ओनली भी है बट ऑल्सो भी है।
अब इसका कॉन्सेप्ट ये होता है दूसरा कि सर बट ऑल्सो के बाद में क्या कैटेगरी आई है, वो की वही कैटेगरी नॉट ओनली के बाद में भी आनी चाहिए। तो हम चलते हैं बट ऑल्सो की तरफ कि सर हमने बट ऑल्सो के बाद में जो कैटेगरी देखी वो देखी सर टू इन्फिनेटिव की, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बट ऑल्सो के बाद में। तो नॉट ओनली के बाद में भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी होनी चाहिए, इन्फिनेटिव की कैटेगरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो नॉट ओनली है ये इसकी जगह गलत है, ये हार्ड आ जाएगा यहां पर और नॉट ओनली आ जाएगा यहां पर। तो ये वाक्य बनेगा लेटिन इज नो लेटिन इज हार्ड, लेटिन इज हार्ड, लेटिन इज हार्ड नॉट ओनली, लेटिन इज हार्ड नॉट ओनली टू राइट, नॉट ओनली टू राइट बट ऑल्सो टू रीड, बट ऑल्सो टू रीड। हमारे पहले पार्ट में एरर हो गया साहब, हमारे पहले पार्ट में एरर हो गया। ठीक है 157, वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन, उड़ाओ 157। क्या बताया जा रहा है कि सर एज सून एज, है ना, क्या बताया जा रहा है कि सर एज सून एज, कि सर जैसे ही, एज सून एज का मतलब क्या हो गया कि सर जैसे ही द फिल्म स्टार्टेड, शुरू हुई, जैसे ही फिल्म शुरू हुई, आई डेवलप्ड एन इरिटेटिंग हेडेक, इरिटेटिंग हेडेक, डेवलप्ड एन इरिटेटिंग हेडेक का मतलब हो गया कि मुझे सिर में दर्द होने लगा, जैसे ही फिल्म स्टार्ट हुई मेरे सिर में दर्द होने लग गया। तो सर एज सून एज, यहीं पर एरर है, एज सून एज। नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पहले बात हो चुकी है, आइदर के साथ में और आता है, इसके बाद में जो वर्ब आती है वो और के बाद में, नॉर के बाद में, बट ऑल्सो के बाद में कैसा सब्जेक्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो आई के अनुसार आर नहीं, आई के अनुसार तो एम आएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भैया, अब यहां पर एक और एरर हमें दिख रहा है कि यद्यपि ही इज गुड, यद्यपि वो बहुत अच्छा है, लेकिन ही इज मिस्चीवियस, वो बदमाश है, यद्यपि वो अच्छा है लेकिन बदमाश है। तो भैया यहाँ पर हम देख पा रहे हैं THOUGH, ये दो लिखा हुआ है और भैया दो का जोड़ा यट होता है और यट आता है दूसरे सेंटेंस के पहले। तो सर यहाँ हमें यट लगाना पड़ेगा और यट का मतलब होता है बट, है ना, लेकिन किंतु परंतु फिर भी, कि दो ही इज गुड, वह अच्छा है, लेकिन ही इज मिस्चीवियस, वो बदमाश है। ठीक है नेक्स्ट, चलिए बात करते हैं। जनरल ने कहा, कोई जनरल साहब है, जनरल साहब ने कहा कि सोल्जर्स डू नॉट फायर, गोलियां मत दागो, ठे 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 मत करो, है ना। जनरल ने कहा कि सोल्जर्स डोंट फायर, फायर मत करो, टिल, जब तक कि आई विल गिव द ऑर्डर्स। भैया यहाँ पर आप देख पाते हैं, जनरली मैं आपको बता चुका हूं कि सर इफ आता है, ठीक है, आपको अनटिल दिखाई देता है, ठीक है, आपको टिल दिखाई देता है, आपको क्या नाम वेन दिखाई देता है, ठीक है, आपको सपोजिंग दिखाई देता है। ये सर कुछ ऐसे कंपाउंड सेंटेंस के कंजंक्शंस है, इनके बाद में हमेशा टेंस का यूज ही होता है, मॉडल का यूज अगर आप करते हो तो वो गलत होता है
है ना। अगर डबल सेंटेंस है, एक में टेंस है और एक में मॉडल है, तो भैया याद रखना मॉडल दूसरे वाले सेंटेंस में होगा और इफ के साथ में या अन्य के साथ में टेंस का यूज होता है। तो टिल आई विल, तो ये जो विल लिखा हुआ है ये विल गलत है ना। ये बनेगा द जनरल सेड, जनरल ने कहा सोल्जर्स डू नॉट फायर, फायर मत करना, टिल आई विल गिव द ऑर्डर, जब तक कि मैं तुम्हें ऑर्डर ना दे दूं। ठीक है, यहां टिल भी कर सकते हैं और यहां हमारा आंसर अनटिल भी हो सकता है। तो सर यहां टिल और अनटिल दोनों सेम ही है, टिल के साथ में भी नेगेटिव नहीं लगाते हैं, अनटिल के साथ में भी नहीं लगाते, तो टिल और अनटिल दोनों सही है। मेजर एरर हमारा विल का था जो कि मॉडल दिया हुआ है। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट 161, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं टाइमर को। 161 उड़ाइए, 161। लो टाइम एंड हुआ, समझते हैं इस क्वेश्चन को कि सर इट इज एन एस्टाब्लिश्ड फैक्ट, ये एक एस्टाब्लिश्ड फैक्ट है, ये पहले से कोई तय किया गया तथ्य है कि ट्रांसेंडेंटल अमेरिकन पोइट्स, कि सर जो ट्रांसेंडेंटल पोइट्स है, जो इधर उधर भटकने वाले स्थानांतरण जो पोइट्स है, कवि है और फिलोसोफर्स है, कवि है और फिलोसोफर्स है, जो हु आया है तो हु के पहले नाउन है, हु के बाद में वर्ब है, ठीक है, प्लूरल है ये। हु लिव्ड इन द लेटर हाफ, लेटर मतलब बाद में है, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के आधी के बाद में जो ये जितने भी अमेरिकन पोइट्स और फिलोसोफर्स आए थे, ये सारे के सारे पोइट और फिलोसोफर्स वर, प्लूरल है तो वर आ गया, वर मोर इन्फ्लुएंस्ड, ये ज्यादा प्रभावित हुए, ये मोर इन्फ्लुएंस्ड हुए, ज्यादा प्रभावित हुए, ये लोग सारे के सारे मोर इन्फ्लुएंस्ड हुए बाय इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय अर्थशास्त्र से, भारतीय फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन से ज्यादा प्रभावित हुए। ये जितने भी पोइट्स हुए, जितने भी फिलोसोफर्स हुए 19th सेंचुरी की आधी शताब्दी जाने के बाद में, 50 साल गुजरने के बाद में, ये सारे के सारे जितने भी राइटर हुए उस जमाने में, सारे के सारे राइटर है, पोइट्स है, फिलोसोफर्स है, ये सारे के सारे हमारी फिलोसॉफी, हमारे भारत के दर्शन से प्रभावित हुए। इन पर्टिकुलर बाई उपनिषदिक फिलोसॉफी, सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए, पर्टिकुलरली किससे प्रभावित हुए, उपनिषदिक फिलोसॉफी से ज्यादा प्रभावित हुए। यहां एक पॉइंट आया है इन पर्टिकुलर, ये इन पर्टिकुलर नहीं होता है, ये होता है पर्टिकुलरली। ये ध्यान रखना आपको, ये इन पर्टिकुलर ना होकर क्या होगा, पर्टिकुलरली। अच्छा पर्टिकुलरली क्या होता है, पर्टिकुलरली क्या होता है, विशेष रूप से, कि विशेष रूप से भारत की फिलोसॉफी से, भारत की फिलोसॉफी से ज्यादा प्रभावित हुई, और विशेष रूप से किससे, उपनिषदिक फिलोसॉफी थी, उपनिषद का जो दर्शन था उससे ज्यादा अंग्रेज लोग प्रभावित हुए। और आज देख लो तुम, प्रभावित ही है अंग्रेज, सारा अंग्रेज समुदाय हमारे भारत की फिलोसॉफी दर्शन से प्रभावित है। हरे कृष्णा हरे रामा, है ना, तुम वृंदावन जाके देखो क्या हालत हो रही है। 162, आइए सर 162। चलिए टाइम एंड होने वाला है और फिर उसका आंसर देखते हैं। लो लिखा हुआ क्या है समझते हैं कि सर ही केम टू रिपोर्ट, ही मतलब कोई बंदा है, केम आया टू रिपोर्ट करने, एक बंदा रिपोर्ट करने आया, उसने कहा कि द वर्क वेंट वेरी स्लो, कि भैया जो वर्क है, जो वर्क है वेंट वेरी स्लोली, वर्क बहुत धीरे धीरे चल रहा है, वर्ब के बाद में एडवर्ब आइए, स्लोली ठीक है, कि वर्क बहुत धीरे धीरे चल रहा है, कि वेंट वर्क वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बिकॉज क्योंकि, क्यों चल रहा है, क्योंकि, अब कारण दिया जाएगा, क्योंकि द एक्सरे मशीन, जो एक्सरे मशीन थी, वॉज नॉट वर्किंग वेरी गुड, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही थी, दैट मॉर्निंग, उस सुबह अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी कंपैरिजन की बात होती है तो वेरी गुड की जगह, मतलब कुल मिलाकर गुड
जी डबल ओ डी, गुड की जगह किसका यूज किया जाता है कि सर गुड की जगह वेल का यूज किया जाता है। आप आप स्वास्थ्य से सही हुए हो तो वेल या बेटर का यूज करो कि आई एम फीलिंग बेटर, मतलब पहले से अच्छा फील कर रहा हूं, या फिर फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील कर रहा हूं। तो भैया बीमारी के लिए, किसी अच्छी चीज के लिए गुड नहीं यूज करके वेल का यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, एक्सरे मशीन वॉज नॉट वर्किंग वेरी गुड, नहीं, वर्किंग वेरी वेल, वर्किंग वेरी वेल, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, वर्किंग वेरी वेल। क्लियर है? नेक्स्ट 163, 163 अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सर 163। देखो बहुत प्यारा, इसमें बहुत प्यारा सा एरर है, आप अच्छे से देखो क्या होगा कि सर आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की है, टू मीट हिम सेवरल टाइम्स, मैंने उससे कई बार मिलने की कोशिश की है, मैंने उससे कई बार मिलने की कोशिश की है, लेकिन ही इजंट नेवर एट होम, लेकिन वो कभी भी मेरे घर पर नहीं आया, ही इजंट नेवर। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं ही इजंट लिखा हुआ है, इजंट का मतलब क्या हुआ? इजंट का मतलब हुआ सर इज नॉट, इजंट का मतलब क्या हुआ? इज नॉट। साथ ही साथ में सर हम नेवर भी देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब नॉट भी आ गया, नेवर भी आ गया, नॉट भी आ गया और नेवर भी आ गया, तो सर हमें यहां से नॉट हटाएंगे, यहां पर नेवर का यूज होगा। क्यों नेवर का यूज क्यों हुआ? क्योंकि पहले क्या बोल रहा है कि मैंने कई बार उससे मिलने की कोशिश की लेकिन वो कभी भी नहीं मिला है, नेवर मतलब कभी भी नहीं, तो सर यहाँ नेवर का यूज होगा, इजंट में से नॉट हटाना है, इजंट में से नॉट हटाना है। अब आगे बढ़ते हैं 164, लो भैया उड़ाओ 164। लिखा हुआ कि सर ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, ही डिनाइड, उसने मना कर दिया कि ही हैड नॉट स्टोलन, कि उसने, ही हैड नॉट स्टोलन, कि उसने पर्स नहीं चुराया, उसने मना कर दिया कि उसने पर्स नहीं चुराया है। यद्यपि आई वॉज क्वाइट श्योर, यद्यपि मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ही हैड, उसी ने ही चुराया है। अब यहां पर आप सीधी सीधी सी बातें जानते हैं बेटा, एडवर्बियल एरर है, यहाँ पर DENIED, डिनाइड ऑलरेडी लिखा हुआ है और डिनाइड का मतलब ही पर्टिकुलर नॉट होता है, और आप देख पा रहे हैं आगे वाले सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ है जो कि क्या है? गलत है। यू हैव टू रिमूव नॉट इन दिस सेंटेंस, इन फर्स्ट सेंटेंस, इन फर्स्ट सेंटेंस। ही डिनाइड दैट, उसने मना कर दिया कि ही हैड स्टोलन, उसने चुराया है माई पर्स, उसने मना कर दिया कि उसने उसका पर्स चुराया है। ऐसे नहीं बोलेंगे उसने मना कर दिया कि उसने उसका पर्स नहीं चुराया है, नहीं नहीं, दो बार नहीं बोलेंगे, उसने मना कर दिया कि उसने उसका पर्स चुराया है, यद्यपि मैं क्वाइट श्योर हूं कि उसी ने ही चुराया है। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ कि सर हमारे पहले ही पार्ट में एरर हो गया, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। नेक्स्ट 165, इजी क्वेश्चन उड़ा दो। भैया सपोर्ट करो यार, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्लासेज को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन करा रहे हैं। ये मतलब यूं मान के चलो आप, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, है ना, इसी प्रीमियर क्लास में। और जब मुझे ये लगने लग जाएगा कि आपका रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा आ रहा है, आप बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत सारे बच्चे प्रीमियर क्लास को लाइव देख रहे हैं, तो फिर मैं लाइव आने लग जाऊंगा। मीना वॉज सो टायर्ड, मीना बहुत ज्यादा थकी हुई थी, सो टायर्ड, इतनी थकी हुई थी कि सी कुड नॉट हार्डली टॉक टू द गेस्ट, उसने गेस्ट से बात ही नहीं करी, फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए भी नहीं। बेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सो दैट का, तो हम देख पा रहे हैं सो के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, तो हम देख पा रहे हैं एडजेक्टिव है, दैट के बाद में फिर एक पर्टिकुलर सेंटेंस आता है सब्जेक्ट के साथ में,
SHVO के साथ में, कि मीना वो सो टायर्ड, मीना बहुत थकी हुई थी, सी कुड नॉट हार्डली टॉक टू द गेस्ट, वो गेस्ट से बात नहीं कर पाई थोड़ी सी भी। भैया तो एक बात, एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है यहां पर, याद रखिएगा हमेशा, नॉट और हार्डली दोनों कभी एक साथ नहीं आते हैं। नॉट और हार्डली एक साथ नहीं आते, क्योंकि हार्डली का मतलब भी नॉट होता है, नॉट का मतलब भी नॉट होता है। तो सर यहाँ पे हार्डली का यूज ना करके हम हार्डली को हटा देंगे तो भी सही है, और हार्ड लगा देंगे तो भी सही है, कि सी कुड नॉट हार्ड टॉक। तो हम कर सकते हैं सी कुड हार्डली टॉक टू द गेस्ट, उसने मुश्किल से ही गेस्ट से बात करी, उसने मुश्किल से ही गेस्ट से बात करी। या तो नॉट हटा दो या हार्डली हटा दो, बात एक ही है, जनरली नॉट हटाना सही रहेगा। ठीक है बेटा, है ना, या तो नॉट हटा दो या हार्डली हटा दो, जो तुम हटाओ दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं 166। लो भैया बताओ, कितनी बार पढ़ा चुका हूं देर का कॉन्सेप्ट, ये देर वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको कितनी बार पढ़ा चुका हूं। चलो, दो प्रकार की चीजें यहां सीखने को मिलेगी अपने को, और वो दो प्रकार की चीजें क्या है कि सर देयर हैज बीन ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स। भैया याद रखिएगा, हमको ए नंबर ऑफ, NUMBER, ए नंबर ऑफ के साथ में हमारा नाउन प्लूरल आता है, और वर्ब भी हमको प्लूरल ही लगानी पड़ती है। फिर एक और वर्ड होता है ऐसा कैसा है, द नंबर ऑफ, कौन सा होता है, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद में बच्चों वही नाउन प्लूरल होता है, लेकिन भैया वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, ये ध्यान रखना है। देयर वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ ये जो वर्ब आनी है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, आगे आने वाले नाउन के अनुसार। आगे आने वाला नाउन है ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स, जो कि प्लूरल है, क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद में जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, प्लूरल। तो हेज ना होकर यहाँ जो हमारा आंसर होगा, वो आंसर क्या होगा लाडलो, हेव होगा। ठीक है, नेक्स्ट 167, हाउ इज दैट नीदर यू फ्रेंड। चलो कर लेते हैं, काफी बार पढ़ चुके हैं इसको हम यहां पर देख पा रहे हैं नाइदर योर फ्रेंड महेश, कि ना तो तुम्हारा दोस्त महेश, फिर लिखा जा रहा है नॉर हिज ब्रदर, और ना ही तुम्हारा भाई रमेश। तो नाइदर और नॉर में क्या होता है कि सर जब कभी भी हम नाइदर और आइदर लगाते हैं, जब कभी भी हम नाइदर नॉर या फिर आइदर और लगाते हैं, तो इस नॉर के बाद में कौन सा नाउन आया है, इस नाउन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी पड़ती है। नाउन हमारा सिंगुलर है, लेकिन यहाँ हेव दिया हुआ है, तो हेव की जगह हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हेज। ठीक है, 168, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 168, लीजिए मैं बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ आपको दिख रहा है बेटा, लेक ऑफ विंटर रेन्स, लेक ऑफ विंटर रेन्स। जनरली आप जानते हैं यहां लिखा हुआ आ रहा है LACK, लेक ऑफ। बेटा लेक ऑफ का मतलब होता है कमी, लेक ऑफ का मतलब क्या होता है, कमी। और आगे लिखा हुआ विंटर रेन, WINTER, विंटर रेन, विंटर रेन्स, है ना, सर्दी की बारिश, सर्दी की बारिश। वैसे आप जानते हैं लेक ऑफ और विंटर ऑफ रेन्स, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये अनकाउंटेबल नाउन में काउंट होता है, मतलब ये सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर है तो आपकी वर्ब हेव नहीं बच्चों, यहाँ पर आएगी हेज, कि लेक ऑफ विंटर रेन्स, विंटर रेन्स की कमी के कारण हेज डिलेड द सोविंग, हमने बोना, सो मतलब बोना, वीट, वीट मतलब गेहूं की जो फसल का जो बोना था, दिस एरिया, इस एरिया में वो क्या हो गया, लेट हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट 169, द कॉल ऑफ सीज। वैसे अभी अभी ये कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने पढ़ाया। जनरली आप जानते हो कि सर ऑफ आया है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में जो भी लिखा जाता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं। कौन सा केस मानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ऑफ के पहले जो है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ प्यारे बच्चों द कॉल, और द कॉल क्या है कि सर द कॉल नामक जो शब्द हमें नजर आ रहा है वो सिंगुलर सेंस में है। जब सिंगुलर सेंस में है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर सेंस में जाएगी, तो हेव की जगह जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा बेटा हेज। ठीक है, नेक्स्ट 170, द ओनर ऑफ द हॉर्स ग्रीडीली आस्क टू हाई अ प्राइस नो एरर।
फिर से सर हम देख पा रहे हैं यहाँ ऑफ है, यहाँ लिखा हुआ है द ओनर, और हम देख पा रहे हैं हमारा जो द ओनर जो शब्द है, द ओनर का मतलब जो मालिक शब्द है ये हमारा सिंगुलर है। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है बेटा, तो आपकी आगे जाके जो वर्ब आती है वो वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो द ओनर के अनुसार जो वर्ब आएगी वो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे आस्क ना होकर क्या होगा, आस्क्स होगा। इसमें आपको एस भी लगाना पड़ेगा। 171 171 ये कॉन्सेप्ट कल आया था, मैं आपको बता चुका हूं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं बेटा। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि सर आपने ये पढ़ाया था कि जब कभी भी हमें दो सेंटेंस दिखते हैं तो दो सेंटेंस में जो दूसरा सेंटेंस होता है उसके अंदर शुरू में नॉर आ जाए या NEITHER नाइदर आ जाए या लास्ट में नाइदर आ जाए तो वो गलत होता है। शुरू में नॉर और नाइदर लिखने के बाद में बेटा HSVO आपको लगाना पड़ता है। तो यहाँ नॉर तो सही है लेकिन आई डिड गलत है, ये होगा डिड आई। ये क्या होगा, डिड आई। तो नॉर डिड आई, ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर से सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। इसको आपको चेक करना है, सब में नो 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 लिखा हुआ है कि ही कैन नॉट रीड दिस बुक नॉर कैन आई। बता दो, अभी पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है मैंने आपको कि सर जब भी नाइदर और नॉर से वाक्य दूसरा वाक्य शुरू होता है तो इन्वर्जन आता है। इन्वर्जन का मतलब HSVO। तो सर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो सर ये सही है, गलत है ही नहीं। तो ये तीनों गलत है, यहाँ डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द एरर मॉली स्पीक्स फ्रेंच वेल इजंट इट। लो बताओ। क्या होता है बेटा कि जब भी टेग क्वेश्चन होता है तो टेग क्वेश्चन में जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका हमें नेगेटिव बनाना पड़ता है। अभी हमने देखा ये सेंटेंस सिंपल है, इसका नेगेटिव बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है, आपको पढ़ा चुका हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसका नेगेटिव बनता है डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपको दिखाई देता है तो उसका नेगेटिव बनता है डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसका नेगेटिव बनता है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां हम देख पा रहे हैं स्पीक्स, जब आप स्पीक्स देख पा रहे हैं तो ये बनेगा सर डज नॉट। क्या बनेगा, डज नॉट। पहली बात, टेग क्वेश्चन में एरर है, तो टेग क्वेश्चन में एरर है। मोली एक लड़की है, लड़की का जो प्रोनाउन होता है वो होता है सी, तो ये बनेगा सर डजंट सी। लिखने में इसको कैसे लिखेंगे, लिखने में इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, तो ये बनेगा डजंट सी क्वेश्चन मार्क। ये हमारा आंसर होगा इसकी जगह, यहाँ एरर था। ठीक है, इस जगह आपका एरर था डजंट ही या डजंट सी। मोली है लड़का तो भी ही आ जाएगा, लड़की है तो सी आ जाएगा। ठीक है, 174 174। इसमें टाइमर नहीं देंगे, सीधा चलते हैं। सेंग लिखा हुआ है तो सेंग का जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा डिड नॉट। क्या बनेगा, डिड नॉट। और हम यहाँ पे सी देख पा रहे हैं तो ये बनेगा डिडंट सी, डिडंट सी। यहाँ एरर था, ये बनेगा डिडंट सी। ठीक है, टेक क्वेश्चन का एरर था। नेक्स्ट, फिर से टेक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यू आर जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड कोमा इजंट इट। अब हम यहाँ पे यू देख पा रहे हैं जबकि यहाँ पे इट लिखा हुआ है, तो तुरंत समझ में आ गया कि सर गलत तो है, गलत तो है। तो यहाँ अब हम आर देख पा रहे हैं, आर का नेगेटिव बनाओ तो ये बनेगा अरंट। AREN अपस्ट्रफी टी और उसके बाद में लिखना पड़ेगा यू, तो ये बनेगा सर अरंट यू। क्या बनेगा हमारा आंसर, अरंट यू हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। 176 176 स्टार्ट। पेसी वॉइस एक्टिव वॉइस है बेटा।
चलो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ है, दे शुड फॉलो ए ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। शुड लिखा हुआ है, इसका पेसिव वॉइस बनाना है शुड फॉलो का, तो शुड मॉडल है तो मॉडल के साथ में बी लगाया जाता है। चेक करो, शुड बी फॉलोड, शुड बी फॉलोड कहाँ लिखा हुआ है? शुड बी फॉलोड कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ नहीं है। शुड बी फॉलोड, हाँ यहाँ लिखा हुआ है। शुड यहाँ नहीं लिखा हुआ, कैन यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो सर केवल ही बी ऑप्शन आंसर है। अब चेक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट होगा सर ऑल द इंस्ट्रक्शंस, तो हमने लिखा सर ऑल द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद में शुड, शुड के बाद में बी, बी के बाद में केयरफुली। क्यों केयरफुली क्यों पहले लिखा? क्योंकि सर हम जानते हैं पेसिव वॉइस में जो मैनर वाली एडवर्ब होती है, एलवाई वाली एडवर्ब, मैनर वाली एडवर्ब, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले लिखा जाता है। तो फॉलोड के पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा है? केयरफुली। ये जो केयरफुली था ये थर्ड फॉर्म के पहले आएगा। केयरफुली फॉलोड बाई देम, दे का क्या हो गया? देम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। शट द डोर एंड लीव, दरवाजा बंद करो और निकल जाओ। शट द डोर एंड लीव, दरवाजा बंद करो और निकल जाओ। इस क्वेश्चन का एरर क्या बनेगा? देखो सीधी सी बात है, जब कभी भी वाक्य हमारा किससे स्टार्ट होता है, मतलब जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। जैसे हमने लिखा ओपन द डोर, ओपन द डोर। इसका हमें अगर पेसिव वॉइस बनाना है तो हमने फिक्स रट रखा है कि सर लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन, ये हमको फिक्स पता है, लेट द डोर बी ओपन। तो सर वहां था शट द डोर, ऐसे ही कुछ है, शट द डोर एंड लीव, तो सर ये बन गया लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शटिड, तो शटिड गलत हो गया। लेट द डोर बी शट, ये भी सही है, लेट द डोर बी शट, क्योंकि शट 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 तीनों फॉर्म सेम होती है। लेट बी द डोर, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब सर डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। अब ए और सी को चेक करते हैं कि लेट द डोर बी शट एंड, यहां पर भी एंड है, यहां तक भी ठीक है। अब आ रहा है लीव, छोड़ के जाओ, एंड लीव निकलो, तो यहां लिखा हुआ यू बी लेफ्ट, तो यू बी लीव का पेसिव वॉइस यू बी लेफ्ट तो होगा नहीं। तो सीधी सी बात है, हमें कौन सा ऑप्शन चेक करना है? ए ऑप्शन चेक करना है कि लेट द डोर बी शट, दरवाजा बंद करो, एंड यू आर ऑर्डर्ड टू, यहां ऑर्डर का भाव आ रहा है लीव निकलो, तो यू आर ऑर्डर्ड टू। जब ऑर्डर का भाव आता है तो यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट का भाव आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऐसे लगाते हैं अपन। तो यू आर ऑर्डर्ड टू लीव, और तुम्हें आदेश दिया जाता है कि तुम यहां से निकलो निकलो निकलो। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है? हु नोज यू, स्टार्ट। हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है? इसमें 90% बच्चों का जो कमेंट आएगा वो रॉन्ग आएगा, 90% बच्चों का गलत कमेंट करेंगे, क्योंकि तुम गलत करोगे इसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आइए सर मैं आपको सिखा देता हूँ प्यारे बच्चों। सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। अगर सर हु हमें दिखाई देता है तो हमने बचपन से पढ़ा है कि हु आते ही पेसिव वॉइस में हम करेंगे बाई हुम, हम क्या करेंगे? बाई हुम। नॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और सर जब भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है तो पेसिव वॉइस में हमें करना पड़ता है इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पेसिव वॉइस में हमें करना पड़ता है। अभी हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो यू के अनुसार आर बनेगा, यू के अनुसार क्या बनेगा? आर। तो ये कंफर्म हो गया, आर नॉन लगाया जाएगा, आर KNOWN, आर नॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं, हमारा सब्जेक्ट है हु, जिसको हमने लिखा है बाई हुम। तो एक बार बाई हुम चेक करो, ये रहा बाई हुम, और कहीं बाई हुम नहीं है, तो बाई हुम को चेक कर लेते हैं कि बाई हुम, ये H, ये S और ये वर्ब, तो HR हो गया, U हो गया, नॉन हो गया, और ये बाई हुम हमने लगा दिया, तो हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन। लेकिन जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है उनका गलत हो गया भैया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सर हमने पढ़ा है, ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, KNOWN नॉन,
कि सर पेसिव वॉइस में नॉन के साथ में बाई नहीं, पेसिव वॉइस में नॉन के साथ में टू लगाया जाता है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, टू हुम आर यू नॉन, टू हुम आर यू नॉन, है ना। HSVO का क्वेश्चन HSVO से ही बनता है, HSV, है ना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई आर, हमारा सब्जेक्ट होगा यू, पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है नॉन, नॉन के साथ में टू लगाया जाता है, टू के बाद में लिखा जाएगा सब्जेक्ट, तो ये लिखा है टू और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। क्लियर है? चलो सर 179 में लिखा हुआ है वी आर टॉट इंग्लिश हियर। अब आर टॉट से समझ में आ गया कि सर ये तो ऑलरेडी पेसिव वॉइस में ही बनाया हुआ है, इसका मतलब हम देख पा रहे हैं इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, इज आर एम के साथ में क्या लिखी हुई है, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ये ऑलरेडी पेसिव वॉइस में है। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो सर इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंग्लिश हमारा हम जानते हैं कि इंग्लिश एक मतलब सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब इज के साथ में ऐसा कुछ हमें देखना पड़ेगा, पहली बात। अब यह वी आर टॉट इंग्लिश हियर, हमें यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इसका मतलब कोई ना कोई बंदा हमें अंग्रेजी पढ़ाएगा, तो अंग्रेजी पढ़ाने वाला टीचर होता है, अंग्रेजी पढ़ाने वाला टीचर होता है, और टीचर के साथ में एस या ई एस हमें लगाना पड़ेगा। तो भैया चेक कर लो कहाँ ए टीचर टीचीज लिखा हुआ है, ए टीचर टीचीज अस इंग्लिश हियर, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ इज के साथ में थर्ड फॉर्म लगा दिया, यहाँ ए लेडी टीचेज अस इंग्लिश हियर, ये भी सही है कि एक लेडी हमें अंग्रेजी पढ़ाती है, लेकिन लेडी कौन, टीचर, तो टीचर का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन कैंसिल। 180 द न्यूज सरप्राइज्ड अस का बन जाएगा सर वी, ठीक है। और सरप्राइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सर हमने लगा दिया वर, ठीक है। अब सरप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सर हमने लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द न्यूज, और ये रहा बाई, बाई द न्यूज। लेकिन प्यारे बच्चों सरप्राइज्ड के साथ में SURPRISED, सरप्राइज्ड के साथ में सर हम बाई का नहीं एट का यूज करते हैं, सरप्राइज के साथ में हम बाई का नहीं, हम किसका यूज करते हैं, हमको एट का यूज करना पड़ता है। हालांकि बहुत सारी किताबें बाई करके भी आंसर देती है, बहुत सारी किताबें एट करके भी आंसर देती है, बट मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि सरप्राइज एक फिक्स प्रेपोजिशन लेता है तो यहाँ जो आंसर होगा वो एट वाला होगा, न कि बाई वाला। 181 सी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस। अब ये है नरेशन का क्वेश्चन, सेड टू आया है, क्वेश्चन मार्क आया है, तो सर आस्क्ड आ जाएगा, तो आस्क्ड चेक कर लो फटाफट से, आस्क्ड कहाँ आया है, पहली बात। दूसरी बात इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ चेक कर लो सारे बच्चे, और दिस की जगह दैट चेक कर लो, कहीं ना कहीं दैट होगा, तो सब में दैट लिखा हुआ है। और हम देख पा रहे हैं डिड यू डू, और ये डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जब डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें करना पड़ता है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यू लड़की के अनुसार हो जाएगा सी, और फिर उसके बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड डन, सी हेड डन दैट, सी हेड डन दैट चेक करो कहाँ लिखा हुआ है कि सर सी आस्क्ड द गर्ल इफ सी हैड डन दैट, यहाँ जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, ये फिक्स सेंटेंस है, रटाया हुआ सेंटेंस है, ये आपको याद करना है क्या होगा। वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, वी सेड दैट, सेड तो आएगा ही नहीं, वी विश्ड हमने विश किया हिम उसको, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, हमने उसके जन्मदिन पर उसको बहुत अच्छी अच्छी बधाइयाँ दी, तो सर यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सो हेल्प मी हेवन एक्सक्लेमेशन मार्क, ही क्राइड, और वो चिल्लाया आई नेवर स्टील अगेन। भैया बोलने वाला बंदा ये है और उसने दो बात बोली है, उसने ये दो बातें बोली है ना, आई नेवर स्टील अगेन सो हेल्प मी हेवन, मैं कभी नहीं चुराऊंगा भगवान इसलिए मेरी मदद करो, मैं कभी नहीं चुराऊंगा भगवान इसलिए मेरी मदद करो। तो ये भगवान से दया प्रार्थना कर रहा है, ये भगवान से क्या कर रहा है, ये भगवान से भैया दया प्रार्थना हो रही है यहाँ पे। तो दया प्रार्थना के लिए क्या होगा, भगवान को जब बुलाया जाता है तो उसका एक फ्रेजल वर्ब होता है, याद कर लीजिएगा, जब भी भगवान को बुलाया जाता है तो उसका फ्रेजल वर्ब होता है कॉल अपॉन, भगवान को बुलाने की फ्रेजल वर्ब क्या होती है, कॉल अपॉन। He wanted heaven to help him so that he would never steal again, he would never steal again, ठीक है, wanted लिखा हुआ है इसमें,
सी एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया टू हेवन, उसने भगवान से, हेवन से एक्सक्लेम किया कि ही वुड नेवर स्टील अगेन, वो कभी दोबारा नहीं चुराएगा, इसमें एक्सक्लेम्ड आया है। ही एक्सक्लेम्ड हेवन, उसने हेवन से, यहाँ एक्सक्लेम्ड के साथ में टू आ गया तो गलत हो गया। ही एक्सक्लेम्ड हेवन, उसने भगवान से, हेवन से भीख मांगी कि टू हेल्प हिम, उसकी मदद करो ताकि ही वुड नेवर स्टील अगेन। एंड ही कॉल्ड अपॉन, उसने भगवान से, हेवन से रिक्वेस्ट करी टू विटनेस हिज रिजॉल्व, अपने रिजॉल्व की, अपने दृढ़ निश्चय की उसने विटनेस बनने की प्रार्थना करी कि नेवर टू स्टील अगेन, कि आप मेरे साक्षी बनो, मैं कभी भी दोबारा नहीं चुराऊंगा। तो कॉल अपॉन, डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सी सेड आई विल गिव यू 100 रुपीज टू कीप योर माउथ शट। आई विल गिव यू, आई विल लिखा हुआ है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, आई विल भी हो सकता है, ये आई शेल भी हो सकता है। तो सी सेड की जगह, सी सेड आई की जगह हो जाएगा सी। तो चेक करो, सी वुड गिव, यू की जगह हो जाएगा मी, अगर हम मी मानेंगे तो मी हो सकता है, हर हो सकता है, हिम हो सकता है, ऐसा है ना। फिर यहाँ पर मी करा है तो मैंने माई कर दिया, और अगर मैं हिम करूंगा तो हिज हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ चेक करते हैं। सी सेड दैट, उसने कहा कि सी वुड गिव हिम, सी माना है, सी वुड गिव हिम, वो है उसको पैसा नहीं देगा 100 रुपीज टू कीप हिज माउथ, हिम को हिज, तो ए ऑप्शन। सी ऑफर्ड हिम, ऑफर नहीं आएगा। सी सजेस्टेड नहीं आएगा। सी प्रपोज्ड नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो सेड का सेड ही रहेगा। तो जनरल सी बात है, इस क्वेश्चन में आंसर ही हमारा ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, 184। आगे बढ़ना चाहूंगा, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दूं। जब ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है आरवी में, पढ़ा है, खूब पढ़ा है, जब आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम अपनी मर्जी से मी, हर, हिम ये मान लेते हैं, मतलब फर्स्ट और थर्ड पर्सन में से कुछ भी मान लेते हैं। तो इस बंदे ने क्या माना है, इसने थर्ड पर्सन का हिम माना है, हिम माना है इसलिए हिज करा है, हिम माना है इसलिए क्या करा है, हिज करा है। फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार सेड माई फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त ने कहा, माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा है कि फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट, मेरे फ्लैट की एक खिड़की में से मैं क्या देख सकता हूं, मैं कुतुब मीनार देख सकता हूं। केन का कुड चेक करो, पहली बात, केन का कुड चेक करो, कुड कहां लिखा हुआ है, कुड, कैन कैंसिल, कुड, कैन कैंसिल। भैया सी ऑप्शन को और ए ऑप्शन को चेक करते हैं कि माई फ्रेंड टोल्ड, टोल्ड कब आता है, टोल्ड आता है जब सर ऑब्जेक्ट होता है, सेड टू होता है तो टोल्ड होता है, सेड होता है तो सेड ही होता है। एक बार मैं इसको छोड़ता हूं, सी ऑप्शन में आता हूं। माई फ्रेंड सेड दैट, मेरे दोस्त ने कहा कि फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट, उसके फ्लैट में से एक जो विंडो है उसमें से ही कुड सी द कुतुब मीनार, वो कुतुब मीनार को देख सकता है। सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का एरर हो जाएगा। 186, ए बनियान ट्री स्टैंड्स, एक बनियान जो ट्री है, एक बरगद का जो पेड़ है, स्टैंड मतलब खड़ा है, यमुना नदी के किनारे पर। तो यमुना नदी के किनारे पर, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, ऑन का मतलब के ऊपर, टू का मतलब गति के लिए, तो सर बिसाइड, यमुना नदी के बिसाइड खड़ा है, यमुना नदी के बगल में खड़ा है। ए ब्रेव बॉय रेस्क्यूड द चाइल्ड, एक बहादुर लड़के ने, रेस्क्यू मतलब बचा लिया किसी बंदे को, किसी बच्चे को डेंजर से। जब किसी को आप रेस्क्यू करते हो, जब किसी को आप बचाते हो, तो बचाने के लिए आपको ध्यान रखना है, आपने डेंजर से बचाया है तो फ्रॉम का यूज होगा। किसका यूज होगा, फ्रॉम का। ए ब्रेव बॉय रेस्क्यूड द चाइल्ड फ्रॉम डेंजर, डेंजर से बचा लिया। ए कार विल बी ए ग्रेट कॉन्वीनियंस, एक कार एक बहुत अच्छा कॉन्वीनियंट हो सकता है, एक बहुत अच्छी सुविधा हो सकती है। तो कॉन्वीनियंट के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है, फिक्स है कि सर कॉन्वीनियंट के साथ में, कॉन्वीनियंस या कॉन्वीनियंट के साथ में हमें टू लगाना पड़ता है। ए कार विल बी ए ग्रेट कॉन्वीनियंस टू अ बिजी मैन लाइक हिम। ए क्राइम इज चार्ज्ड ए मैन, चार्ज अगेंस्ट और चार्ज्ड ऑफ, तो सर जब आप किसी व्यक्ति के खिलाफ होते हैं तो अगेंस्ट आता है, और अगर आप किसी के लिए आपको चार्ज किया जाता है तो चार्ज ऑफ आता है। तो अभी हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा अगेंस्ट, चार्ज अगेंस्ट समवन, चार्ज अगेंस्ट समवन, चार्ज अगेंस्ट समवन। ए फेयर लिटल गर्ल, एक सुंदर सी छोटी सी प्यारी सी लड़की बैठी हुई है, सेट अंडर अ ट्री, सेट अंडर अ ट्री, पेड़ के छाया में नीचे बैठी हुई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट,
अरे क्या हो रहा भैया। नेक्स्ट है पंक्चुएशन मार्क। इसमें टाइमर देता हूं, उड़ाओ। चलिए सर। द सेल्स मैनेजर, द सेल्स मैनेजर मिस्टर जयराम इज इन अ मीटिंग। एक चीज तो फुल स्टॉप यहां लगाएंगे हम, है ना। एक तो फुल स्टॉप लगाएंगे हम यहाँ। द सेल्स मैनेजर मिस्टर, मिस्टर में यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे हम, और जयराम का जे बड़ा लिखेंगे हम, जयराम का जे बड़ा लिखेंगे हम, और मिस्टर सेल्समैन जयराम। तो जब किसी पोस्ट के साथ उस व्यक्ति का नाम आता है तो इस तरीके से हमें कोमा लगाना पड़ता है। तो ये कोमा होता है, नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं इसको, कि सेल्समैन कौन, मिस्टर जयराम। तो सेल्स मैनेजर इज इन अ मीटिंग, या मिस्टर जयराम इज इन अ मीटिंग, एक ही बात होगी। तो सर हमने देखा द सेल्स, ये गलत हो गया। ये यहाँ अपस्ट्रफी क्या नाम इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, ये गलत हो गया। यहाँ अपस्ट्रफी एस लगा दिया, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। द सेल्स मैनेजर कोमा मिस्टर जयराम, यहाँ पर ये जे बढ़ाई है, कोमा इज इन ए मीटिंग। यहाँ एक एरर था, यहाँ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो सर यहाँ जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ से देखना शुरू करो। अनफॉर्चुनेटली के जस्ट बाद में कोमा आता है ना। अनफॉर्चुनेटली के जस्ट बाद में कोमा लगाना ही पड़ता है। लीजिए सर, अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे बेटा, है ना। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द ट्रेन अराइव्ड लेट, ट्रेन लेट आई, एंड आई हैड टू लीव फॉर, और मुझे जाना पड़ा, लीव फॉर मतलब जाना पड़ा ऑफिस के लिए, और यहाँ ऑफिस के बाद में फुल स्टॉप। तो ये कहीं ना कहीं चेक कर लो, बाकी तो सारा सही सही है। अनफॉर्चुनेटली में कोमा नहीं आया, ए ऑप्शन गलत। अनफॉर्चुनेटली कोमा, द ट्रेन अराइव्ड लेट एंड आई हैड टू लीव फॉर ऑफिस, ये बी ऑप्शन। अनफॉर्चुनेटली कोमा नहीं लगाया, अनफॉर्चुनेटली कोमा नहीं लगाया। सर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। 193, 193 में यहां से स्टार्ट करेंगे। इन 1986 SEIKO ने इन्वेंटेड किया काइनेटिक, काइनेटिक द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉच टू जनरेट, जो जनरेट करती है एंड सेव करती है इट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वाह, बहुत बढ़िया, बताओ। लीजिए सर, टाइम एंड हुआ। कि सर इन 1986, समय आ गया, कोमा लगा दो। इन 1986 SEIKO ने इन्वेंटेड किया काइनेटिक, काइनेटिक के बाद में कोमा लगाओ। काइनेटिक के लिए बोला जा रहा है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉच, संसार की पहली जो घड़ी है, और यहां अपस्ट्रफी एस लगाओ। संसार की पहली घड़ी तो वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉच है जो जनरेट करती है, जो जनरेट करती है एंड सेव करती है, कोमा लगाओ, इट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इसकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी, फुल स्टॉप लगाओ। यहाँ इस तरीके से ये 3-4 पॉइंट है। इन 1986 SEIKO ने इन्वेंटेड किया काइनेटिक। काइनेटिक क्या है, तो कोमा लगाकर बताया द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉच टू जनरेट एंड सेव, जो जनरेट करती है एंड सेव करती है, फिर से कोमा लगाया ताकि काइनेटिक की बात खत्म हो जाए। इट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करती है एंड सेव, इट्स जो सेव करती है, इट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो इसकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है भैया, सेव करती है। चेक करते हैं। इन 1986 कोमा SEIKO इन्वेंटेड काइनेटिक, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉच टू जनरेट एंड सेव इट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो सर यहाँ एक ही एरर हुआ इसका, तो इसको हम कैंसिल करते हैं एक बार के लिए। इन 1986 कोमा लगा हुआ है, इन्वेंटेड काइनेटिक कोमा लगा हुआ है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉच टू जनरेट एंड सेव कोमा लगा हुआ है, इट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बी ऑप्शन।
इन 1986 कॉमा इन्वेंटेड काइनेटिक द वर्ड्स, यहाँ इसने अपस्ट्रफी एस नहीं लगाया। इन 1986 इन्वेंटेड काइनेटिक द वर्ड्स, इसने केवल अपस्ट्रफी लगा दिया तो गलत हो गया। यहाँ ये गलत, यहाँ ये गलत, और ए ऑप्शन में यहाँ ये गलत। इसका मतलब बी ऑप्शन ही बच रहा है। 194 है पेशेंस, एक्सेप्टेंस, पेशन, दीज वर्ड्स डिफाइन डॉक्टर अशोक सेट लाइफ। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 194। आइए देखते हैं। पेशेंस, एक्सेप्टेंस, पेशन, दीज वर्ड्स, इसका मतलब पेशेंस कोमा एक्सेप्टेंस कोमा पेशन, तो सेमी कॉलन, यहाँ बात खत्म हो गई तो सेमी कॉलन। पेशेंस है, एक्सेप्टेंस है, पेशन है, ये जो दीज वर्ड्स है, ये जो शब्द है, ये डिफाइन करते हैं डॉक्टर अशोक सेट्स, डॉक्टर अशोक सेट्स, डॉक्टर अशोक सेट्स लाइफ, तो अपस्ट्रफी एस, डॉक्टर सेट्स अपस्ट्रफी लाइफ। यहां इन चीजों को देखते हैं क्या है। पेशेंस है, एक्सेप्टेंस है, पेशन है, दीज वर्ड्स डिफाइन डॉक्टर अशोक सेट्स, डॉक्टर अशोक सेट्स लाइफ, डॉक्टर अशोक की लाइफ को ये क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ इन चीज़ों को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कहाँ कौन सा हमारा इसका आंसर होना चाहिए। पेशेंस के बाद में यहाँ इसने कॉलन लगा दिया तो ये गलत हो गया। पेशेंस ठीक है, एक्सेप्टेंस ठीक है, फिर पेशेंस सेमी कॉलन ठीक है, दीज वर्ड्स डिफाइन करते हैं डॉक्टर अशोक सेट्स लाइफ, ये ठीक है, अपस्ट्रफी एस नहीं लगाया हुआ, फिर भी चेक करते हैं। पेशेंस, एक्सेप्टेंस, पेशन, दीज वर्ड्स, अपस्ट्रफी एस लगा दिया तो ये तो सरासर गलत हो गया। पेशेंस, एक्सेप्टेंस, अब यहाँ ए बड़ा लिख दिया, नाम होता तो चलता, पेशन में नाम होता तो चलता, यहाँ इसने कोई कॉमा सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये मतलब तो सफाई गलत हो गया। डी ऑप्शन भी गलत, ये सरासर गलत, ये सरासर गलत। यहाँ इसमें अपस्ट्रफी एस और बिना अपस्ट्रफी एस का झंझट हो रहा है, तो बी ऑप्शन ही हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। 95 जल्दी से कीजिए फटाफट से। 95 शाबाश। एक मिनट बैक चलते हैं, एक जगह मेरे को कुछ दिखा। वर्ड्स डिफाइन डॉक्टर अशोक सेठ, वैसे सी ऑप्शन सही हो सकता है, केवल इसका एरर था, इसका एरर था। अगर ये नहीं होता तो फिर सी ऑप्शन हमारा सही होता, और वैसे जनरली यहाँ पे अपस्ट्रफी एस होना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलो बी ऑप्शन ही है अभी तो। अब चलते हैं 195, इसको देखते हैं क्या लिखा हो कि सर वन स्टूडेंट स्टडीड रियली हार्ड ओके फॉर द एग्जाम और सरप्राइजिंगली सी फेल्ड द एग्जाम। मतलब एक लड़का या लड़की था जिसने बहुत मेहनत करी और सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि वो फेल भी हो गया, ऐसा हमें कुछ बताया जा रहा है। चलो चेक करते हैं एक बार कि सर वन ठीक है, स्टूडेंट ठीक है, स्टडीड ओके, रियली ठीक है, हार्ड ठीक है, फॉर द एग्जाम्स, उसने एग्जाम के लिए बहुत कठिन मेहनत करी। बात खत्म हो गई। सरप्राइजिंगली सी, तो बात खत्म हुई तो यहां पर सेमीकोलन लगा देते हैं एक बार, बात खत्म हो गई। सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक रूप से किसी दूसरे सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब आ रही तो कॉमा लगाओ, कॉमा लगा दिया। सरप्राइजिंगली सी फेल्ड इन द एग्जाम, और ये फुल स्टॉप, ऐसा कुछ सही होना चाहिए। तो वन स्टूडेंट स्टडीड, तो ये यहां गलत हो गया। वन स्टूडेंट, ये यहां गलत हो गया। वन स्टूडेंट स्टडीड रियली हार्ड फॉर द एग्जाम, यहाँ इसने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया तो गलत हो गया। वन स्टूडेंट स्टडीड रियली हार्ड फॉर द एग्जाम सेमीकोलन सरप्राइजिंगली कॉमा सी फेल्ड इन द एग्जाम। डी ऑप्शन इज राइट हियर, डी ऑप्शन इज राइट हियर।
ही सडनली ब्रोक इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, अगर कोई व्यक्ति अचानक से अपनी स्पीच के बीच में रुक जाता है उसके लिए यूज होता है ब्रेक ऑफ। तो सर यहाँ पर ब्रोक ऑफ हो जाएगा कि ही मतलब कोई व्यक्ति सडनली मतलब अचानक से अपने काम में अपनी चीज में रुक गया। 197 रॉबर्स ब्रोक द हाउस, तो किसी के घर में घुसते हैं तो सर ब्रेक इनटू या ब्रेक इन का यूज किया जाता है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर ऑप्शन में इनटू नहीं है तो इन हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रेक इन या ब्रेक इनटू किसी के घर में सेंध लगाना या घुसना। आई विद माई क्लोज फ्रेंड बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर, मैंने उसकी मिसबिहेवियर के कारण मेरा रिश्ता तोड़ लिया। तो तोड़ लिया पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में ही एरर है। यहाँ क्या आना चाहिए था कि उसने मेरे से रिश्ता तोड़ लिया। तो बेटा दो चीजें हैं यहाँ, या तो आना चाहिए ब्रोकअप कि उसने मेरे से रिश्ता तोड़ लिया, और विद लिखा हुआ है तो हमारा आंसर होना चाहिए ब्रोक विद, BROKE ब्रोक विद। ये क्वेश्चन में ही एरर है बेटा, क्वेश्चन में ही एरर है, ऑप्शन में भी एरर है, क्वेश्चन में भी एरर है। तो जनरली विद, अगर क्वेश्चन को सही मानते हैं तो फिर हमारे ऑप्शन गलत है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ सब में ब्रोक ब्रिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 199, अ चाइल्ड इन द हैबिट्स ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एक बच्चे का लालन पालन उसकी ट्रूथ और ऑनेस्टी की हैबिट्स के साथ में करना चाहिए। तो लालन पालन करने को बोलते हैं ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना। वो पेट्रोल की प्राइसेस को, जो पेट्रोल की कीमत उनको कम करने की कोशिश कर रही है। ब्रिंग अप का मतलब तो सर लालन पालन करना होता है, ब्रिंग डाउन का मतलब कम करना होता है, ब्रिंग ऑन का मतलब सुधार करना होता है, और ब्रिंग बैक का मतलब वापस लौटाना होता है। तो यहाँ चारों ऑप्शन के मैंने मीनिंग बता दिए। तो गवर्नमेंट कम करने की कोशिश कर रही है, तो हमारा यहाँ जो आंसर होगा सर वो हो जाएगा ब्रिंग डाउन। यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रिंग डाउन होगा। मुझे लगता है आपने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, कितनी अच्छी बात है। हम 50-50 का टारगेट लेके चल रहे हैं। आज की क्लास लगभग 1 घंटे की हुई है, जैसे कि होना चाहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और क्लास आपको प्रीमियर में मिल रही है, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो मैं लाइव भी आऊँगा, और ये जो लाइव ही है तो इस प्रीमियर में अगर तुम्हारे लाइव अच्छे आते हैं तो आई विल ट्राई टू कम ऑन लाइव, है ना। अभी मैं विदा लेना चाहूंगा आप सभी प्यारे बच्चों से। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। सपोर्ट कीजिए, कीप सपोर्टिंग मी। ओके, थैंक यू सो मच।